Hello students, how are you all? I'm Chani Khan. Welcome to our channel Weekend. Today we will start the chapter number 7 of Geography of class 10th, Lifelines of National Economy. As you can understand by the subject, by the topic, नेशनल इकोनॉमी के लिए क्या लाइफलाइन होगी, क्या लाइफलाइन हो सकती है किसी भी नेशन की, उसकी इकोनॉमी को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स को. तो दैट इज इन द मॉडर्न सिनेरियो आर ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन. ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन ये जो है लाइफ लाइन्स है नेशनल इकोनॉमी के. कैसे, वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर. ओके, first of all, what is transportation and why, what is communication and why this is important. As you guys know, if we produce something, some goods or some anything, तो goods and services are not travel by themselves. उनको एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ता है, उनको ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है. तो जिस भी गुड्स एंड सर्विसेज का जो सप्लाई लोकेशन से आप कह सकते हैं डिमांड लोकेशन तक जो मूवमेंट होता है, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसपोर्ट और ट्रांसपोर्टेशन. ठीक है ना. और जो पीपल ये काम करते हैं, दे आर कॉल्ड ट्रेडर्स. जो ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, इस चीज़ को, डिमांड को पूरा करते हैं, वो ट्रेडर्स कहलाते हैं. ठीक है ना. ओके. और कम्युनिकेशन, आप जानते हैं कि कम्युनिकेशन क्या है. जो पर्सनल भी हो सकता है और पब्लिकली भी हो सकता है, फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है. भाई आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं, वो भी कम्युनिकेशन है. मैं ऐसे आप सबको ग्रुप में पढ़ा रही हूँ, या आप सब किसी कॉन्फ्रेंस में गए हैं तो वहाँ कोई डिस्कस चल रहा है, ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, जीडी हो रहा है, ये सब कुछ कम्युनिकेशन में आएगा. कम्युनिकेशन भी कई तरह का होता है ना. और ट्रांसपोर्टेशन, वाई ट्रांसपोर्टेशन इज़ इम्पॉर्टेंट. ये ट्रांसपोर्टेशन अगर नहीं होगा, इफ़ द ट्रांसपोर्टेशन टेक्निक्स इज़ नॉट अवेलेबल और इज़ नॉट गुड, तो फिर जो गुड्स का प्रोडक्शन हुआ है वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाएगा, जहाँ पे जिस गुड्स की डिमांड है वो वहाँ कैसे पहुँचेगा अगर ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा तो. और ट्रांसपोर्टेशन है, और ट्रांसपोर्टेशन कैसा है, किस क्वालिटी का है, ये भी डिपेंड करता है इस चीज़ पे. उसको इफ़ेक्ट करने वाले फैक्टर्स हैं ना ये. जैसे आज के ज़माने में, मतलब आप कह सकते हो कि आज की तारीख में ज़मीन पर सिर्फ 3 ही वो है मोड, लैंड, वाटर और एयर. इसी के ज़रिए हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं. आने वाले फ्यूचर के टाइम हम बात नहीं कर सकते, वो तो वहाँ तो ग्रेविटी का वो मामला है. सपोज़ मून पे अगर लोग रहेंगे तो वहाँ तो ऐसा नहीं होगा ना, वो अलग चीज़ें होंगी. खैर अभी हम उसके बारे में बात नहीं कर सकते. हाल फिलहाल तो हमारे पास 3 ही सोर्सेज हैं, आप कह सकते हो, लैंड, वाटर एंड एयर. इसी के थ्रू कौन से वेज बनेंगे, लैंड, वाटर और एयर से रिलेटेड रोडवेज, रेलवेज, पाइपलाइंस, आइलैंड, ओवरसीज. और एयर में आप जानते हैं कि किस तरीके से एयरप्लेन्स वगैरह इसमें आएंगे, है ना. और कम्युनिकेशन में आप जानते हैं कम्युनिकेशन के कई मेथड होते हैं, कई वो प्रोसेस होते हैं कि किस तरीके से. पहले ज़माने में तो कबूतर के थ्रू ही कम्युनिकेशन, दैट इज़ ऑल्सो कम्युनिकेशन, कि वो कबूतर के थ्रू मैसेज पहुंचाते थे एक दूसरे से, एक जगह से दूसरी जगह बातचीत होती थी, लेटर पहुंचाते थे, फिर पेजर आए और फिर मैसेंजर आए. और आजकल तो कितने एंड्रॉयड फ़ोन वगैरह, ये तो अब तो खैर ऐसा लगता है कि वो कहते हैं ना, द वर्ल्ड हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू अ लार्ज विलेज. वाई, विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. इतना मतलब मॉडर्न और इतना डेवलप्ड हो गया है कि एक पूरी दुनिया जो है गांव की तरह हो गई, इतनी छोटी, सब कुछ अप्रोच में ऐसा हो गया है वो. ये इसकी, इसलिए इसको लाइफ लाइन का है. किसको, ट्रांसपोर्टेशन को और कम्युनिकेशन को. ठीक है ना. ये इसका रीज़न है इसको ये बोलने का. और आजकल मॉडर्न इकोनॉमी जो है वो इसी पे डिपेंड करती है. मॉडर्न इकोनॉमी के लिए मतलब बेस कह सकते हो आप कि ट्रांसपोर्टेशन कैसा है और कम्युनिकेशन स्किल्स हो, या कम्युनिकेशन उस नेशन का कैसा है, क्या सर्विसेज अवेलेबल है. ठीक है ना. ये इसकी मीनिंग और इम्पोर्टेंस और
वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये सब कह सकते हैं कि क्यों ज़रूरी है ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन होना। मतलब सपोज़ किसी के पास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम तो बहुत अच्छा है, लेकिन कम्युनिकेशन का कोई सिस्टम नहीं है। वो सपोज़ आपने कहीं ट्रक में लगेज जो है वो करके भेजा, और अब आप जहाँ भेजा है उनसे कांटेक्ट में नहीं, आपको कोई एड्रेस ही नहीं मालूम है, तो आप कैसे, अगर आज के सिनेरियो में ऐसी कोई सिचुएशन हो तो हम फट कम्युनिकेशन का वो इस्तेमाल करेंगे, मोबाइल का इस्तेमाल। मोबाइल नंबर है, फ़ोन करके पूछा कहाँ पे भेजना है भाई, हमने रवाना कर दिया ट्रक, ये एड्रेस ये। अब आपके पास कम्युनिकेशन सिस्टम या वो फैसिलिटी नहीं होगी तो फिर खाली ट्रांसपोर्टेशन का कोई मतलब नहीं। ये कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन आप कह सकते हो कि एक दूसरे के जो है डिपेंड ऑन ईच अदर, काम नहीं चलता एक दूसरे के बिना, दे आर कम्प्लीमेंट्री। ओके, बात समझ में आई? तो ये दो इसके हैं जो बहुत इजी सा चैप्टर है, लेकिन आप इस चैप्टर को इजी नहीं ले सकते, इसमें से 5 मार्क्स के क्वेश्चन भी आराम से उठते हैं। 1 और 3 मार्क्स के तो उठते ही हैं, 5 मार्क्स के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ठीक है ना। पॉइंट वाइज पॉइंट हम देखेंगे कैसे डिस्कस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट में सबसे पहले वी डिस्कस रोडवेज यू नो, जो भी आपको बता दूं मैं कि इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड। मतलब सबसे ज़्यादा मतलब रोड्स का जो नेटवर्क होता है उनमें से जो एक नेशन है तो इंडिया है। उसमें मतलब आप कह सकते हैं 54.7 लाख किलोमीटर इन इंडिया रोड्स का जो जाल कह सकते हो आप, इस तरीके से इतना ज़्यादा फैला हुआ है ना। और इसकी इम्पोर्टेंस तो आप जानते ही हो कि ये किस तरीके से चीप भी है, चीप वे भी है, और इम्पोर्टेंट तो है ही, क्योंकि इसके भी कई रीज़न है कि क्यों ये ना रेल सर्विसेज से जो है ज़्यादा आप कह सकते हो। ऑफकोर्स एयरवेज तो अलग ही है, बिल्कुल महंगा भी है, यूँ भी है। रोडवेज और रेलवेज में क्या है, कई बार कंपैरिजन आ जाता है कि 2-3 मार्क्स के लिए कि किस तरीके से आप कंपैरिजन करेंगे, वाई रोडवेज इज़ डिफरेंट, मतलब क्या डिफरेंसेस है रोडवेज और एयरवेज में। तो रोडवेज ऑफकोर्स जो है एक तो चीप मोड है ट्रांसपोर्टेशन का, और इसको रोडवेज को क्या है, इसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ रोड इज़ मच लोअर देन रेलवे लाइंस। यानी रेलवे लाइन को अगर हम कंस्ट्रक्ट करेंगे तो उसमें ज़्यादा हमारा बजट लगेगा। आपको भी पता है आयरन लगता है, और उसके लिए चूज़ करना पड़ता है पूरा किस तरीके से कहाँ से गुजरेगी, स्टेशंस बनाने पड़ते हैं, पूरी लाइंस वगैरह बिछती हैं। रोड के जो कंस्ट्रक्शन होता है उसमें मटेरियल तो लगता है, लेकिन इतना ज़्यादा ना इन्वेस्टमेंट नहीं होता है ना। रेलवे के कंपैरिजन में, हम रेलवे से कंपेयर कर रहे हैं, ये बात याद रखना, रेलवे के कंपैरिजन में कम होता है। तो ये दूसरी बात हो जाएगी। और ये है कि इसमें मतलब रोड्स जो हैं आप उनको स्लोपी एरिया में और हिली एरिया में, और किसी भी उसमें, मतलब स्लोपी है या ढलान वाला है या चढ़ाई वाला है, हिली एरिया है, आप कहीं भी जो है रोड्स को जो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। आपने देखा होगा बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, उन पे कितनी छोटी छोटी सी रोड्स पे वो मतलब इतनी पतली पतली रोड्स बना रखी होती है। वहाँ पे आपने देखा कभी उससे नहीं, ट्रक जो जाते हैं फंस जाते हैं, कई बार ट्रैफिक जैम हो जाता है, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, लेकिन फिर भी रोड को आप जैसे कहीं भी आप बिल्ड कर सकते हो। लेकिन रेलवे के लिए ऐसा नहीं, आपको एक फ्लैट थोड़ा सा चाहिए होता है कि सरफेस जो है थोड़ा सा फ्लैट हो, लेकिन रोड के साथ ऐसा नहीं है, आप इसको कहीं भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, स्लोप पे या हिली एरिया पे, कहीं पे भी है ना। ये इसके साथ एक अच्छी चीज़ है और डिफरेंस भी है रेलवे से, है ना। और डोर टू डोर सर्विस, ये इसका एक और पॉइंट है, इम्पोर्टेंस है रोडवेज की। कैसे, मतलब सपोज आपने कार यूज़ करी, आप अपने घर से निकले, कार में बैठे, आपने पूरा ट्रैवल किया, स्टेट वेज हाईवेज जो भी आपको क्रॉस करना था आपने किया, दूसरे स्टेट में गए, वहाँ पे जो भी आप पूरा किया, कम्युनिकेशन के थ्रू आपने पूरा मैप के ज़रिए वहाँ जहाँ आपको जाना था डेस्टिनेशन पर आप पहुँच गए, और आप डायरेक्ट किसी अपने रिलेटिव के घर के बाहर, होटल के बाहर डायरेक्ट वहीं उतरे। यानी डोर टू डोर, डोर से बैठे और डोर पे ही उतरे। रोडवेज की ये खासियत है। इवन तो अगर आप
एयरवेज और रेलवेज को यूज़ कर रहे हैं, तो भी आप इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं रोडवेज को यूज़ कर ही रहे हैं, क्योंकि रेलवे स्टेशन तो आपको घर से तो रेलवे स्टेशन जाना ही पड़ेगा ना। वो तो कोई ऐसा तो नहीं है ना डायरेक्ट वहाँ उतर जाएंगे, ऐसा नहीं होता। एयरपोर्ट तो जाना ही पड़ेगा घर से, तो वो कैसे जाएंगे आप, रोड के ऊपर चल के ही ना। आपकी गाड़ी रोड पे ही चलेगी, रोड के थ्रू जा रही है, यानी रोडवेज तो यूज़ होगा ही होगा। तो आप देख लीजिए कि ये लाइफ में कितना इम्पोर्टेंस है, और इन दोनों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसका रीज़न बताया कंपैरिजन करके, है ना। ये है, इसकी इम्पोर्टेंस में भी यही पॉइंट आएंगे और कंपैरिजन में भी यही पॉइंट आएंगे। आपके एनसीईआरटी बुक में मतलब दे रखे हैं कुछ, एक इम्पॉर्टेंट नेशनल हाईवेज दे रखे हैं, और एक गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे, जिसको हम वो वाला शेरशाह सूरी वाला रोड है, जो 4 बड़ी बड़ी जो मेट्रो सिटीज़ हैं उनको जोड़ता है आपस में, पूरा नॉर्थ से साउथ तक है, ये वो है। तो द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ मेजर रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लिंकिंग दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई एंड मुंबई। 4 सिटीज़ हैं, आपको पता है मेट्रो सिटीज़ हैं, इनको आपस में लिंक कर रहा है। एंड दिल्ली बाय 6 लेन सुपर हाईवेज। ओह, ये ऐसा सुपर हाईवे है, मतलब सुपर हाईवे क्यों है, क्योंकि ये 6 लेन है। और इसके कितने कॉरिडोर हैं देख लीजिए आप, द नॉर्थ साउथ कॉरिडोर लिंकिंग श्रीनगर एंड कन्याकुमारी, यानी कि नॉर्थ में जम्मू कश्मीर श्रीनगर से लेकर साउथ में कन्याकुमारी तमिलनाडु, स्टेट का नाम मैं बता रही हूँ, वहाँ तक ये जा रही है। आप देखिए रोड। और यहाँ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कैसे कनेक्ट है, सिलचर आसाम से लेकर पोरबंदर गुजरात तक, इसका मतलब इस प्रोजेक्ट में ये इतना लंबी आपस में जोड़ रखा है, प्लस की तरह क्या पूरे इंडिया को ही मतलब कवर कर रखा है कितना, इसलिए इसका नाम गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे है। कितने इसमें देखिए आप, कितनी सिटीज़ और स्टेट्स और सब आपस में जुड़ रहे हैं इसमें, ठीक है ना। And national highways, national highways link extreme parts of the country. These are the primary road system and are led and maintained by the Central Public Works Department. National highways क्या होते हैं, जो इंटरनली नेशनल को, किसी देश के आपस में एक दूसरे स्टेट को जोड़ते हैं, है ना। जैसे राजस्थान है, राजस्थान से हरियाणा को जोड़ रहे हैं, हरियाणा से पंजाब, ऐसे जो ये दैट्स आर कॉल्ड नेशनल हाईवे, जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट को जोड़ते हैं। और ये किसके अंडर में काम करते हैं, कौन इनको रूल करता है, CPWD, यानी कि सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, उसके अंडर में होते हैं। यानी कि इनका कंस्ट्रक्शन, इनके जो भी रख रखा हुआ है, सब चीज़ें जो कौन डिसाइड करता है, CPWD। और पूरे ये नॉर्थ से साउथ तक, ईस्ट वेस्ट सब डायरेक्शन में नेशनल हाईवे है, तो हो गई। और नेशनल हाईवे नंबर 1 का आपके NCERT में एग्जाम्पल दिया हुआ है, जो है दैट इज़ बिटवीन दिल्ली एंड अमृतसर। और इसी को शेरशाह सूरी मार्ग भी कहा है। नेशनल हाईवे नंबर 1 को शेरशाह सूरी मार्ग कहा है, और ये दिल्ली से अमृतसर के बीच में है। ये 1 मार्क के लोकेशन हो सकता है। दिस लाइन इज इम्पॉर्टेंट, प्लीज अंडरलाइन। ओके ना, स्टेट हाईवे क्या होते हैं, एज अंडरस्टैंड बाय द टॉपिक, के जो एक स्टेट को दूसरे स्टेट से जोड़ते हैं, उनकी कैपिटल को, है ना। जो भी स्टेट्स की जो कैपिटल है उनको डिस्ट्रिक्ट से जोड़ने वाले वो स्टेट हाईवेज होते हैं। जैसे राजस्थान की कैपिटल जयपुर है, अब जयपुर को जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, अलवर, इन सब से, जैसे जो ये हेडक्वार्टर्स, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं, इनसे जोड़ने वाली जो भी हाईवेज होंगे, दैट्स आर कॉल्ड स्टेट हाईवेज। समझ गए ना आप। तो और ये इनका कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस किसके अंडर आती है, PWD, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। वो इसका कंस्ट्रक्शन और देखरेख जो है वो करते हैं, कौन, PWD। एंड डिस्ट्रिक्ट रोड्स, आपको पता ही है, दीज रोड्स कनेक्ट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर विद अदर प्लेसेस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, है ना। जैसे सपोज आप किसी डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं, कोई भी डिस्ट्रिक्ट है, उसके आसपास जो भी छोटे मोटे गांव है, तहसील है, ये है, उसको जो है मेन डिस्ट्रिक्ट से जोड़ने वाली रोड्स को
हम क्या कहेंगे, डिस्ट्रिक्ट रोड्स। अदर रोड्स जो होती हैं उसमें रूरल एरिया से रिलेटेड जो है, आपस में गाँव को जोड़ती हैं, छोटे छोटे टाउन्स हैं या और भी उससे भी छोटी छोटी ढाणियाँ होती हैं, आपको पता है लोकल लैंग्वेज में कहते हैं ढाणियाँ, तो उनको जो आपस में जोड़ती हैं दैट्स आर कॉल्ड अदर रोड्स, है ना। ये इनका वो है। और इस जो रूरल एरिया में या इसमें जो काम करने के लिए प्रधानमंत्री ने जो ये ग्रामीण सड़क योजना चलाई थी, उसके अंतर्गत बहुत बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ। किसका, रोड का। कौन सी, जो विलेजेस, टाउन, छोटे छोटे गांव ढाड़ियों को जो आपस में जोड़ते हैं, वहाँ पे भी रोड्स का कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छे से जो है होने लगा है। अभी भी डेवलपमेंट में है, लेकिन इस योजना से बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है ना। इसी तरीके से बॉर्डर रोड्स क्या होती है, जो ये सब रोड्स तो देखो आम सी रोड्स थी नेशन के अंदर की, जो एक नेशन को जोड़ रही आपस में, डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ रही, स्टेट्स को जोड़ रही। और बॉर्डर रोड हम समझ सकते हैं कि जो हमारे बॉर्डर हैं, हमारी कंट्री का बॉर्डर है, जो दूसरे इंटरनेशनली कोई दूसरा नेशन है उसके साथ जो हमारी बॉर्डर जुड़ी हुई, दैट इज कॉल्ड बॉर्डर रोड्स, है ना। और ये किसके मतलब इनका ऑर्गेनाइज दीज border roads organization government of India undertaking construct and maintains road in the bordering areas of the country। यानी कि जो जो बॉर्डर वाले एरिया है, जैसे कि हमारा नेपाल से लग रहा है, भूटान से लग रहा है, या पाकिस्तान से लग रहा है, जिसके साथ जो जो भी दूसरे नेशन जिनके साथ हमारे देश की जो है बाउंड्री शेयर हो रही है, उसमें हम बॉर्डर रोड्स कहलाते हैं वो, है ना। और ऑफ कोर्स ये तो इन सब से ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट हुई ना, उसकी भी मेंटेनेंस और ये सब करना बहुत ज़रूरी है। किस तरीके से वहाँ पे क्या होगा, कितना काम चल रहा है, उसकी स्ट्रेटेजी बनाना, उसकी सिक्योरिटी करना, तो ये जो है इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और रोड्स को क्या है कि हम वी कैन क्लासीफाई द रोड्स ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ मटेरियल। मीन्स हम जो मटेरियल यूज़ करते हैं उसके बेस पे भी हम रोड्स को क्लासीफाइड कर सकते हैं। कैसे, क्लासीफाइड एज मेटल्ड और अनमेटल्ड रोड। मेटल रोड क्या होती है, जो जिसमें हम मटेरियल कौन सा यूज़ करते हैं, किसकी बनी होती है, दे आर मेड ऑफ सीमेंट, कंक्रीट और इवन बिटुमेन ऑफ कोल। वो इस वजह से क्या होता है कि ये बहुत मजबूत रोड्स होती है, कोई सा भी मौसम हो, सर्दी गर्मी बरसात कैसी भी, उसके ऊपर इफ़ेक्ट नहीं आता है, यानी मजबूत होती है। और अनमेटल्ड रोड्स इसके जस्ट अपोजिट, थोड़ी सी भी बरसात हुई तो आप देखते हैं कुछ रोड्स ऐसी होती हैं कि बस कल तो अच्छी खासी रोड्स थी, रात को बारिश आई, दूसरे दिन गए देखा तो इतने बड़े बड़े गड्ढे बन गए उसमें, जैसे कि ये रोड कभी थी नहीं। तो ये हुई अनमेटल्ड टाइप की रोड्स, यानी उसका जो मटेरियल था वो ऐसा ही था, जो इतनी एक ही बारिश में ऐसा हो गया उसके साथ। तो ये रोड्स को हम कह सकते हैं कि क्लासिफाइड किया है। अब रोड डेंसिटी, आप जानते हैं डेंसिटी, रोड डेंसिटी क्या होगी, तो द लेंथ ऑफ रोड पर 100 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया इज नोन एज डेंसिटी ऑफ रोड। यानी कि जो आपको भी पता है कि जो रोड्स का डिस्ट्रीब्यूशन है ऑल ओवर इंडिया, वो कहीं सेम तो है नहीं, यूनिफॉर्म फॉर्म में तो है नहीं कि बिल्कुल एक जैसा हो, लेकिन इसलिए हर जगह डेंसिटी अलग अलग है। जैसे नदर्न एरिया है जम्मू एंड कश्मीर, वहाँ पर जो है रोड्स की डेंसिटी कम है, लेकिन केरल वगैरह जो इस तरीके के डेवलप्ड जगह हैं वहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा है ना। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि रोड की डेंसिटी उसके सिचुएशन और उस पर भी डिपेंड करती है, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में आप जानते हैं कि डाइवर्स क्लाइमेटिक सिचुएशन है, तो डेंसिटी बराबर कैसे हो सकती है, इट्स नॉट पॉसिबल। और इसके अलावा आपको जैसे ये हम पढ़ रहे हैं, अभी हमने रोडवेज डिस्कस किया, फिर रेलवेज करेंगे, एयरवेज करेंगे, जो भी है पाइप, तो आपको इन सब के जैसे क्या एडवांटेजेस हैं, इंपॉर्टेंस क्या है, क्या इसमें इंडिया का जो है पोजीशन है, क्या उसकी इंडिया में क्या क्या अवेलेबिलिटी है, और उसके अलावा इस फील्ड में उसकी प्रॉब्लम्स क्या क्या है, ये आपको जैसे हर टॉपिक से इतना इजी चैप्टर है, लेकिन इजी चैप्टर में भी हमारी प्रिपरेशन होनी चाहिए कि हमको इसकी ये इस पॉइंट मालूम होने चाहिए कोई भी टॉपिक से रिलेटेड। तो अब जैसे रोडवेज से रिलेटेड उसकी प्रॉब्लम्स क्या है, हर फील्ड में प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उसी तरह से इस फील्ड में भी जो है कई तरह की प्रॉब्लम हम
फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि सब जगह जैसे ये बराबर नहीं हो सकती, कहीं पे ट्रैफिक की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है, कई तरह के पैसेंजर्स होते हैं, तो ये प्रॉब्लम भी रहती है कि किस तरीके से उनको मेंटेन किया जाए। हर जगह जो रोड्स हैं हम मेटल्ड क्वालिटी की नहीं बना सकते हैं, अनमेटल्ड जो है वो ज़्यादा मिलती हैं, तो बार बार उनकी मेंटेनेंस करना, ये मेंटेनेंस नहीं होगी तो कितने सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, आपको भी पता है। तो ये एक इसका आप कह सकते हैं कि प्रॉब्लम है या डिसएडवांटेज है। और जो रोडवेज़ है वो जैसे जैसे हाईवे वगैरह तो फिर भी ठीक है, अच्छे से मेंटेन है, बना हुआ है, और विड्थ वगैरह चौड़ा है हाईवे। लेकिन जैसे जैसे सिटीज़ में हम जाते हैं तो रोड्स जो है बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड होती जाती हैं, तो वो छोटी हो जाती हैं, उसको भी हम, वो भी एक प्रॉब्लम ही है। उसके अलावा आप देख लीजिए ब्रिज वगैरह ये सब भी रोड में ही आएंगे, तो किस तरीके से छोटे होते जाते हैं शहर के अंदर आते आते, या उनकी क्वालिटी जो है मेटल ही होनी चाहिए, क्योंकि हम सुनते ही हैं कि कहीं ना कहीं ब्रिज गिर गया, ये हो गया, तो बड़े बड़े एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। तो ये सब इसकी प्रॉब्लम है, तो इसके कंस्ट्रक्शन में, इसकी क्वालिटी में, और ये करके हम इसको और डेवलप कर सकते हैं अपनी रोडवेज़ को, ठीक है ना। ये हुआ हमारा रोडवेज। नेक्स्ट इज रेलवेज। रेलवेज आर द प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर फ्रीट एंड पैसेंजर्स इन इंडिया। मीन्स रेलवे को सबसे ज़्यादा यूँ माना जाता है कि यात्री जो है सबसे ज़्यादा कि अगर ट्रैवल करते हैं तो रेलवे के थ्रू, क्योंकि ये एक तो चीपेस्ट मोड भी है और थोड़ा सा कंफर्टेबल है, रोडवेज से ज़्यादा कंफर्टेबल है। और आप जानते हैं कि इंडिया का जो रेलवे सिस्टम है वो तो पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड फेमस है। तो आज, क्योंकि ये कोई आज की बात तो है नहीं, तो इंडिया में तो जो फर्स्ट आपको पता है 1853 में ही जो रेलवेज़ का वो जब से ही शुरू हो गई थी पब्लिक सेक्टर, मुंबई से थाने के बीच में चली थी, जस्ट ओनली फॉर द 34 किलोमीटर। लेकिन वो दैट वाज द फर्स्ट ट्रेन ऑफ इंडिया। वहाँ से ही मतलब 1853 से ही रेलवेज़ का जो है आप कह सकते हैं डेवलपमेंट और ग्रोथ शुरू हो गई थी। होते होते ये है कि इंडिया जो की इकोनॉमिक में रेलवेज़ का बहुत बड़ा हाथ है। रेलवेज़ बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट करती है, वो इस डिपार्टमेंट का बहुत अच्छा आप कह सकते हैं कि नेटवर्क पूरा ऑल ओवर इंडिया, रेलवे का नेटवर्क बहुत अच्छे से फैला हुआ है। कितने सारी इसकी मतलब कुल मिला के 66,687 किलोमीटर का रूट है, रूट लेंथ टोटल। आप देख सकते हैं कि कितने अगर कंट्री बड़ी है तो उसमें कितना मतलब स्प्रेड हुआ हुआ है ये। रेलवे का आपको पता ही है कि रेलवे का नेटवर्क इतना लार्ज है, फिर भी कुछ हम कह सकते हैं कि हर जगह जो है रेलवे फैसिलिटी अवेलेबल करवाना पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें अगर रेलवे लाइंस जो हैं अगर वो बिछानी है, इफ़ यू वांट टू ले डाउन द रेलवे ट्रैक्स, तो वी नीड टू प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस पे जो है हम रेलवे लाइन ईजीली अच्छे से सेट होती है। आपको हिली एरिया है या पहाड़ी इलाका है तो उसमें कैसे होती तो है, लेकिन उसमें फिर अलग वो यूज़ करते हैं तरीके के, किस तरीके से वो कैनाल बनाते हैं, टनल बनती है और गैप्स होते हैं, उसमें से ये रास्ता निकाल के और फिर ट्रेन जो है बहुत मुश्किल से, जैसे आप जो है नदन जो प्लेटू है, प्लेन एरिया है, वहाँ पे कितनी इजीली इतने सारे रेलवे ट्रैक्स हैं। और इस तरीके के जो एरिया होते हैं जैसे हिली एरिया है या हिमालय माउंटेन्स का रीजन है, वो भी अनफेवरेबल कंडीशन है। वहाँ पे टोटल रेलवे के कंस्ट्रक्शन के लिए कैसे ये करो, इतनी कम तो वहाँ पॉपुलेशन है और इतनी ऊंचाई पर कैसे वो बने, ट्रेन की ट्रैक कैसे बने, बन भी जाए तो ट्रेन चढ़े कैसे, वो ट्रेन को भी तो ग्रेविटी का रूल काम करता है। तो सारी सिचुएशंस जो है फेवरेबल होनी चाहिए। और इसी तरीके से ये जो आप देख रहे हैं कि वेस्टर्न राजस्थान है, वहाँ पर कितना सैंडी प्लेन्स है, ये गुजरात के कुछ एरिया है, या मध्य प्रदेश में इतना ज़्यादा जंगल है, छत्तीसगढ़ उड़ीसा वगैरह, झारखंड में थोड़े बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट वाले एरिया, वहाँ पे भी इतनी प्रॉब्लम है। क्यों? अगर किसी भी तरह से अगर कंस्ट्रक्शन कर भी दो सपोज़, तो पूरे चांसेस है कि वेस्टर्न जो राजस्थान है वहाँ पर
पूरी मिट्टी में वो ढक जाएगा, सैंड ही सैंड हो जाएगी चारों तरफ, तो दिखेगा ही नहीं रेलवे ट्रैक। या फॉरेस्ट में जो है उसके पूरे वो मिट्टी आ जाए या उसको बारिश हो तो कैसे, ये पॉसिबल नहीं है इस एरिया में कंस्ट्रक्ट करना, बहुत प्रॉब्लम होती है। अगर कहीं करना भी पड़ता है टनल वगैरह बनाकर ये वो, तो वो इतना सक्सेसफुल नहीं रह पाता, क्योंकि उनके सिंकिंग होने के, ट्रैक के सिंकिंग होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। लैंडस्लाइड हो जाती है ऊपर, अगर साउथ के नॉर्थ एरिया में अगर ये कंस्ट्रक्शन हो जाए तो लैंडस्लाइड होने का तरह के साउथ इंडिया में अलग प्रॉब्लम्स है, नॉर्थ इंडिया में अलग प्रॉब्लम है, वेस्ट इंडिया में अलग है। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं रेलवे के कंस्ट्रक्शन को लेके, है ना। और यूँ ऑल ओवर हम देखें कि रेलवेज़ की क्या प्रॉब्लम है, तो वो आप कह सकते हैं कि रेलवे ट्रांसपोर्ट में ये है कि बहुत सारे मतलब इसमें पैसेंजर्स जैसे जो ट्रैवल करते हैं, कई बार ऐसा होता है बिना टिकट के ट्रैवल कर रहे हैं, चोरी वगैरह ये होने का रहता है। लोग अच्छे से अपनी चीज़ को यूज़ नहीं करते हैं, अपने देश की चीज़ों को अच्छे से यूज़ नहीं करते हैं। वो ऐसा क्यों समझते हैं कि ये बस देश का है, अपना नहीं। अपन अपनी चीज़ तो कितने संभाल के रखते हैं, वाकई वहीं खाया, वहीं रैपर फेंक दिए, गंदगी मचा रखी, ऐसे करते हैं ट्रेन के अंदर। तो उस हमारी जो ये नेशनल वेल्थ ही तो है, उसको डैमेज करते हैं बिना सोचे समझे। कई लोग ऐसे होते हैं बस अपने फ़ायदे के लिए, ये कि ट्रेन हमारे गांव से बस थोड़ी सी दूर है, ये है तो बस चेन पुल कर ली, हम यहाँ उतरना चाहते हैं। उनको मालूम ही नहीं है कि चेन पुल किस कंडीशन के लिए ये बना रखी है, कि क्या प्रॉब्लम होए कुछ होए जब आपको चैन पुल करनी है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स जो है कई रेलवे के सामने आती हैं, और भी कई तरह की आती होंगी, आपको पता ही है। तो ये सब आप जो है रेलवेज में प्रॉब्लम्स में आप इंक्लूड कर सकते हैं, है ना। और इसी की तरह नेक्स्ट इज पाइपलाइंस ट्रांसपोर्ट। आपको पता ही है कि अब जो है इंडिया में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा है, दूसरे उसमें भी। पहले तो क्या है कि सिर्फ जो गैसेस वगैरह के लिए यूज़ होता था पाइपलाइंस और ये, लेकिन आजकल जो है इसका यूज़ किस तरीके से क्रूड ऑयल के ट्रांसपोर्टेशन में, पेट्रोलियम के प्रोडक्ट है उनके ट्रांसपोर्टेशन में, है ना। नेचुरल गैस फ्रॉम ऑयल एंड नेचुरल गैस फील्ड टू रिफाइनरीज, फर्टिलाइज फैक्ट्रीज और बिग थर्मल पावर प्लांट्स, ये सब में जो है इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए पाइपलाइंस को बिछाना बहुत, मतलब इसका यूज़ बहुत ज़्यादा हो गया है। ये भी एक बहुत, आप कह सकते हैं कि ग्रोइंग इंडस्ट्री है, ठीक है ना। इसमें फ़ायदा ये कहाँ कहाँ इंडिया में है आपको पता है, बरूनी में, मथुरा, पानीपत, ये जो है यहाँ पर गैस के वो गैस पे बेस्ड फर्टिलाइज़र प्लांट्स बहुत अच्छे से इन्होंने बिछा रखे हैं। पाइपलाइन में आपको पता है इसकी, अगर हम कहें कि क्या इम्पोर्टेंस है या कैसे ये यूज़फुल है, तो एक बार इसमें जो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है, पाइपलाइन वगैरह बिछाने में खर्चा तो होता ही है ऑफ कोर्स, लेकिन एक बार ज़्यादा होता है, बार बार इस तरीके से नहीं करना पड़ता है। और इसकी मतलब लाइफ जो है ज़्यादा होती है पाइपलाइन। रोडवेज या रेलवेज़ में हमको थोड़ा सा मेंटेनेंस में ज़्यादा करना पड़ता है इन्वेस्ट, लेकिन पाइपलाइंस के इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, लेकिन उसका मेंटेनेंस और ये उसकी लाइफ जो है, लाइफ ज़्यादा होती है इनकी, ये आप कह सकते हैं, ठीक है ना। और इंडिया में कौन कौन से इम्पोर्टेंट आप कह सकते हैं कि पाइपलाइन के वो हैं, आपको ये लर्न होना चाहिए ना, पाइपलाइन के नेटवर्क कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं। तो फर्स्ट देखिए, फ्रॉम ऑयल फील्ड इन अपर असम टू कानपुर उत्तर प्रदेश, और कहाँ कहाँ से, गुवाहाटी, बरूनी और इलाहाबाद, ये सब जो है इसकी वो ब्रांचेस हैं, यहाँ से होकर वो गुजरता है। तो ये आप कह सकते हैं कि पहला जो है हमारा पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन का नेटवर्क का पहला एग्जांपल है। दूसरा है फ्रॉम सलाया इन गुजरात टू जलंधर इन पंजाब, और ये कहाँ कहाँ से, विराम ग्राम है, मथुरा, दिल्ली, सोनीपत, यहाँ से हो के, मतलब कितनी लंबी पाइपलाइन होगी। आप सोचिए इन सबको सेटअप करने में इन्वेस्टमेंट तो हुआ होगा, लेकिन इसका बहुत फ़ायदा हुआ है पाइपलाइंस के, जो ये आप कहें कि नेटवर्क एक बना है, उससे ट्रांसपोर्टेशन इन सब चीज़ों का, पेट्रोलियम है या इसका बहुत फ़ायदा हुआ है, ठीक है ना। वरना पहले आप जानते हैं ट्रक्स वगैरह में केमिकल्स हैं, पेट्रोलियम से उनको भेजते थे, वो कभी एक्सीडेंट हो जाए तो पूरी रोड पर सब कुछ स्प्रेड हो जाता था। वो खतरा अब क्या है, थोड़ा एक्सीडेंट का और ये सब कम हुआ है,
इसकी पाइपलाइंस के कंस्ट्रक्शन की वजह से, है ना, वी कैन से। दूसरे, गैस पाइपलाइंस फ्रॉम हजीरा इन गुजरात कनेक्ट्स जगदीशपुर इन उत्तर प्रदेश। ये जो 3 इम्पॉर्टेंट नेटवर्क हैं पाइपलाइंस के, यू हैव टू लर्न दैम, ठीक है ना, ये आपको लर्न करने हैं। और कहाँ कहाँ से होकर गुजरते हैं, कहाँ कहाँ पाइपलाइन का नेटवर्क है, ये आ सकता है कि कौन सी पाइपलाइन का नाम देकर ऐसे पूछ सकते हैं कि किन किन को जोड़ते हैं। कोई 4, उसमें से कोई एक नहीं होगा, 3 होंगे। मल्टीपल टाइप क्वेश्चन में जो है 1 मार्क के लिए पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है ना। होप यू अंडरस्टैंड द चैप्टर. Goodbye. Have a nice day ahead.